नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर माधव कुमार और हम लोगों ने इससे पूर्व महिला एवं बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम उसी क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर संरक्षण अधिनियम 2013 के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान महिला एवं पुरुषों सभी को समानता का अधिकार देता है और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, समान विकास की बात करता है। लेकिन हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं के साथ जो विभेद किया गया, कार्यस्थल पर जो विभेद किया गया, इस पे प्रतिषेध करने के लिए अधिनियम लेकर के आया गया। और इस अधिनियम लाने से पूर्व इस अधिनियम का घटनाक्रम क्या था उसके बारे में हम समझेंगे कि विशाखावाद लाया गया, विशाखा गाइडलाइन आई, उस गाइडलाइन 1997 में ये गाइडलाइन आई गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में ये गाइडलाइन प्रस्तुत की गई। इससे पूर्व गाइडलाइन जारी करने से पूर्व की जो घटनाक्रम था वो क्या था, वो देखना होगा कि राजस्थान का जयपुर में 1992 के आसपास एक महिला जो कि बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्य कर रही थी, उस महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार किया गया, दुष्कर्म किया गया और उस दुष्कर्म करने के लिए उसे कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं थे, तो उन अपराधियों को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। तो उस महिला ने एक विशाखा नामक एक एनजीओ बनाया। उसने क्या बनाया? विशाखा नामक एक एनजीओ बनाया और उस एनजीओ ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में उस एनजीओ ने एक अर्जी डाली और उस अर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी, विशाखा गाइडलाइन, जो कि 1997 से लेकर के 2013 तक, जब तक ये अधिनियम बना, उससे पूर्व महिलाओं के कार्यस्थल पर संरक्षण के लिए उन्हें एक उचित वातावरण, सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने संबंधी ये गाइडलाइन थी। उसमें महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण होगा, नियोजक जो संस्था का प्रधान होगा वो क्या करेगा महिलाओं के लिए, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करके कार्यस्थल पर अपना कार्य कर सके। इसी के साथ ये अधिनियम आया 2013 में। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिनियम के मुख्य उद्देश्य जो इस विशाखा गाइडलाइन के थे वो ही मुख्य उद्देश्य रहे कि कैसे महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, नियोक्ता जो नियोजन करता है, जो नौकरी पे लगाता है, उसको किस प्रकार से इस अधिनियम में पाबंद किया जाए कि वो ये कार्य करेगा ताकि महिलाएं वहाँ सुरक्षित महसूस कर सके। साथ ही साथ अगर वो कार्य नहीं करता है तो उसे दंड का प्रावधान भी इसमें किया गया और जो ऐसा करता है उसके लिए एक परिवाद समिति होगी, उसे निर्धारित अवधि में इसे सुना जाएगा और ये सभी प्रावधान इस अधिनियम का उद्देश्य रहे थे। अधिनियम में कुल धाराएं कितनी है? 8 अध्याय और 30 धाराएं इस अधिनियम में है। अब देखते हैं अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? 30 धाराएं थी। धारा 1 में क्या है? अधिनियम का संक्षिप्त नाम है और इसका विस्तार कब से लागू होगा और कहां विस्तारित होगा। तो ये अधिनियम 2013 में बना और 9 दिसंबर 2013 से जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में ये लागू था। कहां था? जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में लागू था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके बाद से इसका प्रावधान संपूर्ण भारत पे लागू हो गया। अब इस अधिनियम में महत्वपूर्ण परिभाषाएं अधिनियम की धारा 2 में दी गई है। उस 2 में जो परिभाषा दी गई है वो देखते हैं सबसे पहले कि पीड़ित कौन होगा, यानी व्यथित कौन होगा। व्यथित महिला इस अधिनियम में किसे माना गया है? व्यथित महिला। तो व्यथित महिला इस अधिनियम में माना गया है कि कोई कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिला। तो कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिला से तात्पर्य है कि कार्यस्थल सरकारी भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या सरकारी कार्यालय हो सकता है, विभाग हो सकता है, वो सारे क्या आ गए? कार्यस्थल में आ गए। और उसमें कार्य करने वाली महिला होगी या फिर कोई महिला इनमें या तो कार्य करने वाली हो, साथ ही साथ वो महिला अगर किसी के घर पे कार्य करती हो, जैसे कोई बाई जी काम करने के लिए आती है, वो अगर कोई महिला हो जिसके घर पे कार्य करने गई हो तो वो भी इसमें शामिल होगी। घरेलू कार्य में लगी हुई महिला भी इसमें शामिल होगी। साथ ही कार्यस्थल किसे माना गया?
सरकारी या निजी कोई कार्यालय होगा वो भी कार्यस्थल होगा। साथ ही अगर कोई खेल का मैदान होगा, खेल स्टेडियम होगा या कोई अन्य कोई जगह होगी जहाँ पर एक साथ कार्य कर रहे हैं, वो किसे माना जाएगा? कार्यस्थल के रूप में माना जाएगा। कार्यस्थल यानी कार्यस्थल किसे माना जाएगा? या तो कोई सरकारी या निजी कोई कार्यालय होगा, ऑफिस होगा, कोई कंपनी होगी, कोई संस्था होगी, उसे कार्यस्थल के रूप में माना जाएगा। अब है कि धारा 4 आंतरिक परिवाद समिति का गठन। आंतरिक परिवाद समिति का गठन कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये इसमें बताया गया धारा 4 में। आंतरिक परिवाद समिति, इस अधिनियम के अनुसार आंतरिक परिवाद समिति वहां गठन की जाएगी जहां किसी संस्था में 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों। 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करेंगे, उसमें आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जहां किसी कंपनी में, संस्था में, विभाग में 10 से अधिक व्यक्ति 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। 10 से अधिक अगर व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उस संस्था प्रधान या उनका नियोजक ये आंतरिक परिवाद समिति लिखित आदेश से जारी करके क्या करेगा? लिखित आदेश जारी करेगा और आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा। अब आंतरिक परिवाद समिति का गठन में कुल कितने सदस्य होंगे? कुल 4 सदस्य होंगे। उनमें से एक होगी उसकी अध्यक्ष और 2 होंगे जो उसी विभाग या उसी कंपनी या उसी संस्था में कार्यरत 2 व्यक्ति होंगे और एक व्यक्ति होगा जो किसी एनजीओ का सदस्य होगा। क्या होगा? ये किसी एनजीओ का, जो महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्य करने वाले एनजीओ होते हैं, उसका कोई सदस्य होगा। इन टोटल में से 2 महिला न्यूनतम होंगी, 4 भी हो सकती है लेकिन 2 तो न्यूनतम आवश्यक है ही है, जिसमें अध्यक्ष अनिवार्य है। यानी इस समिति में कुल सदस्य होंगे 4, उनमें से अध्यक्ष महिला ही होगी। साथ ही 2 व्यक्ति जो उस कंपनी में कार्य कर रहे हैं या उस संस्था में या उस विभाग में कार्य कर रहे हैं उनमें से शामिल होंगे और एक होगा जो किसी एनजीओ, जो कोई बड़ा एनजीओ हो उसमें से बनाया जाएगा। और ये जो आंतरिक परिवाद समिति है ये कार्य कैसे करेगी इसके बारे में बताया गया कि अगर इन्हें शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत के 30 दिन में क्या करेंगे? सुनवाई पूरी कर लेंगे। अगर शिकायत प्राप्त होते ही 30 दिन में सुनवाई पूरी करेंगे और फिर उसे जो उनका नियोजक या जो नियोक्ता है, जिसने नौकरी पे लगाया है, या किसी संस्था का जो अधीक्षक है, जो संस्था प्रमुख है, उसे इसके बारे में रिकमेंड करेगी कि या तो जो व्यथित था वो उसकी गलती है या जो पीड़ित था, प्रत्यर्थी था, उसकी गलती है। तो उसके बारे में जिसके बारे में भी देगी उसे 60 दिन में ये कार्रवाई पूर्ण कर करके उन्हें सूचना देंगे। अब है अधिनियम की धारा 6। अधिनियम की धारा 6 में कि स्थानीय परिवाद समिति का गठन। स्थानीय परिवाद समिति का गठन कहाँ किया जाएगा? इसका गठन किया जाएगा जहां पर 10 से कम कार्मिक कार्य कर रहे हैं। कहाँ? जहां पर 10 से कम। और उसमें क्या था? 10 से अधिक वाले में क्या होगा? आंतरिक परिवाद समिति का गठन होगा और 10 से कम होगा तो स्थानीय परिवाद समिति का गठन होगा। यह समिति का गठन कौन करेगा? वो करेगा जिलाधिकारी। कौन करेगा? जिलाधिकारी समिति का गठन करेगा और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करता रहेगा कि इसमें आए हुए जो मामले हैं उनकी सुनवाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तो उसके संबंध में जिलाधिकारी इसका गठन करेगा। अब धारा 7 है स्थानीय परिवाद समिति की संरचना क्या होगी और इसकी समय अवधि क्या होगी। तो इसकी संरचना में जो जिलाधिकारी इसकी नियुक्ति करेगा उसकी संरचना होगी 5 सदस्यों की, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और एनजीओ के सदस्य व पंचायत, नगर पालिका या किसी वार्ड में जो कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित वो कुल सदस्य होंगे। तो 5 सदस्य होंगे और इनकी समय अवधि क्या होगी? 3 वर्ष के लिए ये कार्य करेगी और 3 वर्ष के लिए स्थानीय समिति कार्य करेगी। साथ ही साथ जो आंतरिक परिवाद समिति है उसका भी कार्यकाल होगा
3 वर्ष का, यानी दोनों समितियों का कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। अब धारा 9 है, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कब तक कौन करवा सकता है, यानी कब तक लैंगिक उत्पीड़न होने के बाद में कार्यस्थल पर अगर किसी के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ तो उसके बाद कितनी समयावधि में ये करवाया जा सकता है और कौन कौन करवा सकते हैं। तो ये परिवाद अगर 3 माह में करवाया जा सकता है, 3 माह में यानी 90 दिन के अंदर करवाया जा सकता है। और कौन करवा सकता है, या तो जो व्यथित महिला जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है वो करवा सकती है, और उसके अलावा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान उसका कोई वारिस भी इसमें परिवाद दर्ज करवा सकता है। धारा 10 है, समझौता की सूचना, यानी ये परिवाद समिति समझौता जो करवाएगी उसकी सूचना अगर आंतरिक परिवाद समिति है या स्थानीय परिवाद समिति है, आंतरिक परिवाद समिति देगी अपने नियोक्ता को, संस्था के प्रमुख को ये सूचना देगी कि हमने दोनों के मध्यस्थता करके ये समझौता करवाया है या ये हमने निर्णय लिया है या इसे दंडित करने का निर्णय लिया है। तो उसकी सूचना किसे देंगी, आंतरिक परिवाद समिति तो देगी संस्था के प्रमुख को, अधीक्षक को देगी या जिसने नौकरी पे लगाया उसको देगी। साथ ही अगर स्थानीय परिवाद समिति है तो वो देगी जिलाधिकारी को, क्योंकि इसकी गठन किसने किया था, जिलाधिकारी ने। अब है धारा 12, जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई, यानी जिस दौरान जांच चलेगी उस दौरान क्या कार्रवाई की जाएगी, नियोक्ता के द्वारा या जिलाधिकारी के द्वारा। तो वो 2 प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। एक तो पहला तो है, इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। जो जिसने एक आरोप लगाया और जिसके ऊपर आरोप लगा है, उन दोनों को या तो उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, या जो व्यथित महिला है उसे 3 माह की छुट्टी दी जा सकती है। कितने माह की, 3 माह का अवकाश दिया जा सकता है, और वो अवकाश अन्य अवकाशों से अलग होगा, यानी जो मिलने वाली CL, PL इनके अलावा ये अवकाश होगा। अब धारा 14 है, झूठा परिवाद देने पर महिला के विरुद्ध कार्रवाई। अगर महिला किसी को गलत आशय से अगर टारगेट करके झूठा परिवाद देती है और वो साबित हो जाता है कि इस महिला ने गलत दिया है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए ये समितियां रिकमेंड करेगी। विभागीय कार्रवाई के लिए जिस विभाग में वो कार्य कर रही है उसके लिए ये समिति उसे रिकमेंड करेगी कि इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए अगर झूठा परिवाद था तो। धारा 14 ये कहती है। धारा 16 है, जांच कार्रवाई को गुप्त रखना, यानी कौन पीड़ित है, किसके खिलाफ आरोप लगे या किसने आरोप लगाए हैं, इसको जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तो जांच की जो कार्रवाई चल रही है उसको समिति गुप्त रखेगी, न तो उसका प्रकाशन करेगी, न बताएगी, न उसका प्रचार करेगी। धारा 19 है, नियोजक और अधीक्षक के कर्तव्य, यानी जो कार्यस्थल पे लगाए हैं या जो संस्था का प्रमुख है उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो ये कर्तव्य इसके उद्देश्य में आपने चर्चा की थी कि इसके उद्देश्य होंगे। पहला देखें तो एक तो इनके लिए कार्यस्थल पर उचित और सकारात्मक माहौल रखें। साथ ही अगर किसी महिला के साथ में उत्पीड़न हुआ है तो उस महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे प्रोत्साहन दे करके या उसकी सहायता भी करे। प्रोत्साहन की अगर आवश्यकता है तो प्रोत्साहित भी करके उसे, जिसके खिलाफ उत्पीड़न हुआ है उससे परिवाद दिलवाए। साथ ही अगर उसे आवश्यक है किसी राहत की तो वो राहत भी उसे उपलब्ध करवाएंगे। तो इस प्रकार से नियोजक और अधीक्षक के कर्तव्य हैं। अब है धारा 20, जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे, यानी जिला अधिकारी जो स्थानीय परिवाद समिति का गठन करता है उसके क्या कर्तव्य होंगे। तो उनके कर्तव्य होंगे कि एक तो इनकी मॉनिटरिंग करे, भाई कैसे कार्य चल रहा है, किस संस्था में जो जहाँ कार्यस्थल है उस कार्यस्थल पर नियोक्ता सकारात्मक माहौल और अच्छे कार्य के लिए महिलाओं के लिए एक अच्छा कार्यस्थल हो, अच्छा वातावरण हो, उसके लिए कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो जिनके खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए थे उन मामलों पर सुनवाई चल रही है या नहीं चल रही है, उनकी मॉनिटरिंग वो करेंगे। नियोजक को दंड का प्रावधान, इसमें कहा गया है कि अगर नियोजक अपने कर्तव्य जो प्रयुक्त हमने बात की थी, अगर उन कर्तव्यों की पालना में फेल होता है
या असफल रहता है तो उसके लिए नियोजन के दंड का प्रावधान है। पहली बार में वो संस्था 50,000 रुपये तक का दंड किया जा सकता है नियोजक के ऊपर या उस संस्था के प्रधान के ऊपर। पहली बार अगर ऐसी गलती करता है तो 50,000 रुपये। साथ ही अगर वो दोबारा से ऐसी गलतियां दोहराता है कि बार बार वो ऐसे कार्य करने में असफल रहता है तो उसके खिलाफ फिर से दंडित किया जा सकता है। धारा 29 नियम बनाने की शक्ति। नियम कौन बनाएगा इस अधिनियम में? वो बनाएगी भारत सरकार। कौन बनाएगा? भारत सरकार। और अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? 30 धाराएं थी।